जिस संविधान ने हमें इतने मजबूत मौलिक अधिकार दिए, उसे 26 साल बाद अचानक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या देश में कुछ ऐसा बदल गया था? और आज के भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर संभव हो तो हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद। इस चर्चा के मुफ्त नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर और प्रीमियम नोट्स और मेंस के मॉडल उत्तर हमारे लीजन सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारे हाथ में एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति का नया संस्करण है और हमारा आज का विषय है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। ये संविधान के सबसे ज्यादा चर्चित लेकिन शायद सबसे कम समझे गए हिस्सों में से एक है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये कर्तव्य क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इनकी कहानी क्या है। बिल्कुल। और ये कहानी मतलब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अधिकार दिए, राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत दिए, लेकिन उन्होंने नागरिकों के लिए कर्तव्यों की कोई लिस्ट नहीं बनाई थी। वो शायद ये मानते थे कि अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं और इसे मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर 1976 में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें संविधान में बाकायदा एक अलग हिस्से पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत जोड़ना पड़ा? ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो था नहीं। ये बिल्कुल भी छोटा बदलाव नहीं था। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। 42वां संशोधन लाया गया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उसने संविधान में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। इसी संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके पीछे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थीं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने इसी काम के लिए बनाया था। अच्छा, तो ये इमरजेंसी के दौर की देन है। बिल्कुल। ये कॉन्टेक्स्ट तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। इसका मतलब उस समय सरकार को ये महसूस हुआ कि नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ये एक तरह की प्रतिक्रिया थी? इसे आप एक तरह से प्रतिक्रिया कह सकते हैं। समिति का मानना था कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। उस दौर में हुए विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को देखते हुए सरकार को लगा कि नागरिकों को उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की याद दिलाना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्य शामिल किए। और समिति की कुछ सिफारिशें, जैसे कि कर्तव्यों का पालन न करने पर सजा का प्रावधान, अच्छा, या टैक्स देना एक मौलिक कर्तव्य बनाना, वो सरकार ने मानी भी नहीं। ये फैसिनेटिंग है। मतलब जो कर्तव्य आज हम पढ़ते हैं वो एक गहन राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा है। तो चलिए अब इन कर्तव्यों पर आते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत सीधे और स्पष्ट लगते हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ये तो हर नागरिक से उम्मीद की ही जाती है। हाँ, ये तो नागरिकता की बुनियाद है, लेकिन कुछ कर्तव्य इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे दूसरा कर्तव्य कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ये सिर्फ एक एक्शन पॉइंट नहीं है, ये एक तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता की मांग करता है। ये कहता है कि आप सिर्फ आज़ादी का जश्न न मनाएं, बल्कि उन वैल्यूज को भी समझें और अपनाएं जिनकी वजह से वो आज़ादी मिली। जैसे अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, समानता, ये सारी चीजें। और कुछ कर्तव्य तो बहुत ही व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव लगते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये पढ़कर मुझे हमेशा लगता है कि क्या संविधान हमसे एक खास तरीके से सोचने के लिए कह रहा है? क्या ये एक नागरिक के निजी वैचारिक क्षेत्र में दखल जैसा नहीं है? आपका सवाल बहुत जायज है और ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, संविधान आपसे ये नहीं कह रहा कि आप क्या सोचें, बल्कि ये एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि कैसे सोचें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप तर्क और सबूतों के आधार पर चीजों को परखें, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों या अंधविश्वास पर। ये एक प्रगतिशील और तार्किक समाज बनाने की नींव है। मानववाद का मतलब है इंसान को केंद्र में रखना। ये कर्तव्य दरअसल एक आधुनिक, तर्कसंगत और मानवीय नागरिक बनाने का ब्लूप्रिंट है। ये कोई आदेश नहीं है, बल्कि एक एस्पिरेशनल गोल है। ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है।
एक और कर्तव्य जो आज के समय में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हम अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखते हैं कि सरकारी बसों, ट्रेनों या इमारतों को निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल। और ये कर्तव्य सीधा उसी मानसिकता पर चोट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि वो सरकारी संपत्ति असल में हमारी संपत्ति है। वो हम सबके टैक्स के पैसे से बनी है। उसे नुकसान पहुंचाना मतलब देश का नुकसान करना। जब कोई नागरिक इस कर्तव्य को आत्मसात कर लेता है तो वो विरोध तो करेगा, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता नहीं अपनाएगा। ये एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। ठीक है, ये सब सैद्धांतिक तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो हर एस्पिरेंट के मन में होता है। अगर ये कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल है, यानी इनके उल्लंघन पर कोई आपको अदालत नहीं ले जा सकता, तो क्या ये सिर्फ एक नैतिक उपदेशों की सुंदर सूची बनकर नहीं रह जाते? असल दुनिया में इनका क्या वजन है? ये इस टॉपिक का सबसे क्रूशियल पॉइंट है और यहीं पर एक एवरेज एस्पिरेंट और एक टॉप रैंकर के बीच का फर्क पता चलता है। हाँ, ये सच है कि आप किसी पर केस नहीं कर सकते कि उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। इस मामले में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी की तरह है, लेकिन इनका टूथलेस होना एक अधूरा सच है। अधूरा सच? यहाँ पर ही मामला दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि मौलिक कर्तव्यों का इस्तेमाल कानूनों की संवैधानिक वैधता मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जांचने के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है जो पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है। अब संविधान में पर्यावरण की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य भी है, आर्टिकल 51A जी। तो अगर कोई उस कानून को अदालत में चुनौती देता है तो कोर्ट ये कह सकती है कि क्योंकि ये कानून एक मौलिक कर्तव्य को लागू करने में मदद कर रहा है, इसलिए ये कानून उचित है, रीजनेबल है। अच्छा, तो मतलब ये सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं है। नहीं है। लेकिन ये दूसरे कानूनों को ताकत देते हैं या उन्हें सही ठहराने में मदद करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा लीगल न्यूएंस है। एग्जैक्टली। ये एक तरह के इंटरप्रेटिव टूल्स हैं। एक कोर्ट और सरकार को रास्ता दिखाते हैं, इस संविधान की व्याख्या करने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ नीतिक उपदेश नहीं है, बल्कि इनके अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी मायने भी हैं। वे मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का आधार भी बन सकते हैं। तो फिर पुलिस राज्य और कल्याणकारी राज्य वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? हमारे स्रोत लक्ष्मीकांत में इस पे जोर दिया गया है। बहुत अच्छे से फिट होती है। देखिए, पुलिस राज्य का मतलब हुआ कि सरकार सिर्फ डंडे के जोर पर काम करवाती है। हेलमेट पहनो वरना चालान कटेगा। यहाँ नागरिक कानून का पालन डर से करता है। लेकिन कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट में सरकार उम्मीद करती है कि नागरिक खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। मौलिक कर्तव्य इसी विचार को मजबूती देते हैं। सरकार आपसे उम्मीद करती है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को इसलिए नुकसान न पहुंचाएं क्योंकि आपको डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसे अपना समझते हैं। ये डर से जिम्मेदारी की ओर एक शिफ्ट है। ये सब समझने के बाद अब मुझे लगता है कि इन तीनों मौलिक अधिकार पार्ट 3, निर्देशक सिद्धांत पार्ट 4 और मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A के बीच का रिश्ता और भी गहरा है। ये संविधान के 3 स्तंभों की तरह हैं जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, संतुलन। अधिकार वो हैं जो नागरिक राज्य से मांगता है। निर्देशक सिद्धांत वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की जिम्मेदारी राज्य की है। और कर्तव्य वो जिम्मेदारियां हैं जो राष्ट्र अपने नागरिकों से उम्मीद करता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी चलता है जब इन तीनों के बीच एक डायनामिक बैलेंस बना रहे। सिर्फ अधिकारों की बात करना और कर्तव्यों को भूल जाना या सिर्फ कर्तव्यों पर जोर देना और अधिकारों को दबाना, दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सब सिद्धांतिक तौर पर तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वो इन आइडियाज को अपने मेंस के उत्तर में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। यूपीएससी अब सीधे सीधे ये नहीं पूछता कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं। वो आपसे एनालिसिस मांगेगा, वो इन कनेक्शन को टेस्ट करेगा। सबसे क्लासिक उदाहरण पर्यावरण का है। हमारे पास आर्टिकल 48A है जो डीएसपीस का हिस्सा है और कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। फिर हमारे पास आर्टिकल 51AG है जो कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। मतलब पर्यावरण की जिम्मेदारी राज्य और नागरिक दोनों पर डाल दी गई है। बिल्कुल। अब अगर मेंस में सवाल आता है कि भारत का संवैधानिक ढांचा पर्यावरण संरक्षण को कैसे सुनिश्चित करता है, तो एक बेहतरीन उत्तर वही होगा जो सिर्फ इन दोनों आर्टिकल्स को लिखेगा नहीं, बल्कि इनके बीच के रिश्ते को समझाएगा। आप लिखेंगे कि कैसे संविधान ने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई है, जहां डीएसपीस के जरिए टॉप डाउन यानी राज्य की जिम्मेदारी,
और फंडामेंटल ड्यूटीज के जरिए बॉटम अप यानी नागरिक की जिम्मेदारी, दोनों तरीकों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी समझ गहरी है। और शायद अधिकारों के एंगल से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट भी शामिल है। ब्रिलियंट। अब देखिए, आपने तीनों को जोड़ दिया, अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य। यही वो त्रिकोण है जिसे परीक्षक आपके उत्तर में ढूंढ रहा है। यही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या आपको लगता है कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन आज की सबसे बड़ी जरूरत है? विवेचना कीजिए। ऐसे सवालों के लिए आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत की जानकारी नहीं, बल्कि उसकी गहरी समझ और आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने की क्षमता चाहिए। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42nd संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। ये ऐतिहासिक संदर्भ इनके उद्देश्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिसेबल है, यानी इनके लिए आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन ये टूथलेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने और संविधान की व्याख्या करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है, तो इनका एक अप्रत्यक्ष कानूनी महत्व है। और तीसरी बात, ये मौलिक अधिकारों के पूरक है, विरोधी नहीं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार असीमित नहीं होते और नागरिकता का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां निभाना भी है। ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करते हैं। और अंत में यूपीएससी परीक्षा के लिए ये रटने वाले तथ्य नहीं, बल्कि विश्लेषण का विषय हैं। इन्हें हमेशा राइट्स और डीएसपी के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इनके बीच का संतुलन और संबंध ही वो की इनसाइट है जो आपको दूसरों से बेहतर अंक दिलाएंगी। आज की चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स देने को एक मौलिक कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, जिसे माना नहीं गया। आज के भारत में, जहां टैक्स चोरी एक बड़ी समस्या है, क्या समय पर टैक्स चुकाने को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो इसके क्या फायदे होंगे? और अगर नहीं, तो क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना समर्थन देना जारी रखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारी पेड मेंबरशिप पर भी विचार करें। मिलते हैं अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।